राष्ट्रपति शासन जैसे लगने के हालात भी नहीं है, दोबारा चुनाव होने के हालात भी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके शिंदे और फडणवीस के बीच क्या वाकई में कुछ ठीक नहीं चल रहा है? इस वजह से सीटों के बंटवारे को लेकर बातें हो रही हैं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। हमारे खास कार्यक्रम सत्ता का खेल में आपका बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की सियासत के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। एकनाथ शिंदे एक तरफ अपनी बयानबाजी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस भी अपनी मुख्यमंत्री पद के दोबारा से दावेदार बनना चाहते हैं। तो इस पर लगातार जो है हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ प्रांशी भी इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद है। प्रांशी, क्या लगता है सीटों के बंटवारे को लेकर के जिस तरीके से दोनों के बीच में घमासान छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, उससे उद्धव ठाकरे जो है उनकी मुश्किल थोड़ी आसान हो सकती है क्या? देखिए, फिलहाल देखा जाए जो अपडेट सामने आ रही है उन पर रुख किया जाए तो चंद्रशेखर बावनकुले ने हाल ही में विधानसभा चुनाव को लेकर बयान दिए थे कि 200 का आंकड़ा बीजेपी ने रखा है और 48 सीटें यहां पर शिंदे गुट भी नहीं ला पाएगा क्योंकि उनके पास इतनी बहुमति नहीं है, विधायक ही नहीं है। तो ऐसे में देखा जाए यहां पर शिंदे गुट को बीजेपी की ये प्लान बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे। जो बयानबाजी वह कर रहे हैं उन्हें देखते हुए तो शिंदे गुट के नेता यहां पर भी बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। संजय शिरसाट ने साफ तौर पर कहा कि आप इस तरीके की बातें क्यों कह रहे हैं कि 48 सीटों पर यहां पर हम कब्जा तक नहीं कर पाएंगे। भला कैसे ये बातें कह सकते हैं? और दूसरी ही तरफ देखा जाए अब यहां पर सवालिया निशान ये खड़े हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं राज्य में जब राज्य सरकार को कोई भी खतरा नहीं है, राष्ट्रपति शासन जैसे लगने के हालात भी नहीं है, दोबारा चुनाव होने के हालात भी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके शिंदे और फडणवीस के बीच क्या वाकई में कुछ ठीक नहीं चल रहा है? इस वजह से सीटों के बंटवारे को लेकर बातें हो रही हैं। गौर वहां पर किया जाए मानसी, जब शिंदे ने सीएम पद पर शपथ ली थी उस वक्त यहां पर यही दावे किए गए थे कि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस नजर आया करते थे, उनके सामने से माइक हटा लेना उनका, और दूसरी ही तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें अपनी जेब से निकालकर एक चिट्ठी दे दी। ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है दोनों की तरफ से कि संबंध अच्छे हैं लेकिन अंदरूनी कला तो दिखने को मिल रही है। जाहिर सी बात है, जैसा कि हम कांग्रेस में देखते हुए नजर आए हैं, कांग्रेस की जो अंदरूनी कला है वो आजकल देखा जाए तो हर एक राज्य की जग जाहिर हो चुकी है। लेकिन बीजेपी को लेकर बात की जाए, आज यहां पर देखने को मिल रहा है कि शिंदे गुट और बीजेपी के बीच कहीं ना कहीं खटपट चल रही है। लेकिन मध्य प्रदेश पर रुक किया जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को आज भी बीजेपी के कुछ नेता एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसे देखते हुए यहाँ पर उनके जो 22 विधायक है उनको देखते हुए यहाँ पर यही कहा जाता है कि बीजेपी में अंदरूनी कलह वहां मच रही है। लेकिन बीजेपी उस चीज को जग जाहिर नहीं होने देती क्योंकि बीजेपी अपने वर्चस्व को बखूबी समझती है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बार फिर से अगर देवेंद्र फडणवीस की अगर चाह है, क्योंकि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जा रहे हैं, दावे ये किए जाते हैं ओपिनियन और एग्जिट पोल के मुताबिक कि अब तक महाराष्ट्र में जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं उनमें सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बातें अगर निकलकर सामने आ रही हैं तो देवेंद्र फडणवीस के मन में अब क्या कुछ चल रहा है ये हमें वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो देखा जाए फडणवीस की रणनीतियां वाकई में जो राजनीति में चाणक्य कहे जाते हैं, अमित शाह उनसे कम नजर नहीं आती। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल हमें देखने को मिल सकता है 2024 में, क्योंकि लोकसभा चुनाव तो होंगे ही लेकिन साल के अंत में जाकर विधानसभा चुनाव भी होंगे वहां पर। तो मुझे लगता है उसकी वजह से यहाँ पर खटपट तो चली रही है। लेकिन अगर ये खटपट जग जाहिर होगी तो कहीं ना कहीं जैसा कि आपने कहा कि उद्धव को कोई फायदा मिलेगा तो जरूर एक बड़ा फायदा उन्हें मिल सकता है कि विधायकों की टूट कहीं शिंदे गुट में नजर ना जाए। और बावनकुले ने जिस तरीके से बयान दिया था कि 240 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और 48 विधानसभा सीटें जो है वो शिवसेना को मिलेगी, तो इस तरीके की बातें बावनकुले की तरफ से कही गई। तो ये साफ तौर पर ये दर्शाता हुआ नजर आ रहा है कि दोनों पार्टी में जो है टूट की खबरें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर चंद्रशेखर बावनकुले ने यह बयान दिया था और जब वह सीएम बने थे उस वक्त ये दावे किए गए थे शिंदे गुट के लिए, यहाँ पर सीएम शिंदे के लिए भी, कि दिल पर पत्थर रखकर हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया है। तो ये बड़ा बयान जब दिया गया था बीजेपी के नेताओं की तरफ से उस वक्त भी यहाँ पर काफी हलचल तेज हो गई थी कि आखिरकार दिल पर पत्थर रखकर बनाने की क्या जरूरत थी। कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की भी यही शर्त थी कि आखिरकार वह गठबंधन किस शर्त पर करेंगे कि वह मुख्यमंत्री बने, क्योंकि शिवसेना और बीजेपी में जो गठबंधन हुआ वो यहाँ पर 2.5 साल के कार्यकाल को लेकर हुआ था। लेकिन अब देखा जाए यहाँ पर जो कार्यकाल बचा हुआ है तकरीबन 1-1.5 साल का कार्यकाल मान लीजिए, और अब इस कार्यकाल को देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीतियां कुछ अलग ही चल रही हैं। जिस तरीके से गृह मंत्रालय है देवेंद्र फडणवीस के पास, इसके अलावा कई ऐसे मंत्रालय हैं जो शिंदे के पास नहीं है लेकिन देवेंद्र फडणवीस के पास हैं। तो कहीं ना कहीं उन मंत्रालय की वजह से भी यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस एक आगे बढ़त बनाते हुए नजर आए हैं। फडणवीस ने अपने कार्यकाल
कार्यकाल में काफी कुछ किया है महाराष्ट्र के विकास के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए, और इसी वजह से नवनीत राणा और रवि राणा कहते हैं कि फडणवीस का जो कार्यकाल रहा था उस कार्यकाल को जनता आज भी याद करती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पर चंद्रशेखर बावनकुले ने एक और बात कही थी कि वह अपने कार्यकाल को इस तरह से बरकरार रखेंगे कि अगर देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर आ जाते हैं इस पद पर तो कहीं ना कहीं वह अपने कार्यकाल को जिस तरीके से बढ़ाते ही चले जाएंगे तो उनको काफी सहूलियत मिलेगी। यानी कि वह तो पहले से ही बीजेपी में है, प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में देखा जाए फडणवीस को कहीं ना कहीं 2024 के लिए बीजेपी आगे रखने के लिए एक बड़ी चाल चल सकती है कि यहाँ पर गठबंधन भी बना रहे और मुख्यमंत्री पद भी मिल जाए। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि देवेंद्र फडणवीस को अगर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाता है तो एकनाथ शिंदे तो इसी शर्त पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे, उन्हें पता था कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा महाराष्ट्र में, इसीलिए वो आगे आगे बढ़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया। लेकिन उद्धव ठाकरे के गुट में वो इसलिए नहीं थे कि उनको पता था कि वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे। तो इस तरीके की चीजें लगातार एकनाथ शिंदे के साथ हुई। लेकिन अब जब अगर भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना देती है तो एकनाथ शिंदे के पास क्या ऑप्शन बचता है? क्या उद्धव ठाकरे के पास दोबारा जाने की कोशिश करेंगे वो? देखिए फिलहाल देखा जाए शिंदे उद्धव ठाकरे के पास वापसी करना तो नहीं चाहेंगे क्योंकि उनकी ये बड़ी शर्त रही कि बीजेपी के साथ गठबंधन कर लीजिए और बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे जो बाला साहेब ठाकरे जी चाहते थे। तो शिंदे की कोशिशें ये रहेंगी कि कैसे भी करके बीजेपी के साथ एक गठबंधन बना रहे, सबसे बड़ी कोशिश यही रहेगी। अगर उनके साथ भी यहाँ पर कोई बड़ा धोखा होता है कि अगर उनका जैसे कि मुख्यमंत्री पद वाकई में उनसे ले लिया जाए वापस और इसके बदले यहाँ पर मोदी कैबिनेट में उन्हें जगह मिले या फिर कोई दिल्ली की सियासत में उन्हें एक्टिव किया जाए, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को हमने देखा उन्हें दिल्ली की सियासत में कोई बड़ा प्रस्ताव दिया जाता है कि महाराष्ट्र की सियासत से हटकर देखा जाए एक नेशनल लेवल पर जिम्मेदारी दी जाए तो शायद शिंदे उसे स्वीकार करें। नेशनल लेवल पर अगर उनको ऑफर दिया जाता है तो वो उसे एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि फिलहाल देखा जाए महाराष्ट्र में रहकर वह महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन शिंदे के लिए ये अपॉर्चुनिटी कम नहीं होंगी क्योंकि वह एक ऑटो ड्राइवर रहे और वहां से धीरे धीरे उन्होंने अपना कार्यकाल बढ़ाया। और आज देखा जाए शिवसेना पार्टी एक बहुत ही बड़ी पार्टी है जिस पार्टी के साथ हर एक दल गठबंधन करना चाहता है, तो उस पार्टी का सदस्य रहकर वह अगर नेशनल लेवल पर जाते हैं तो वाकई में एक बहुत ही बड़ी बात होगी। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर किसी भी अन्य विधायक से कंपैरिजन किया जाए तो 39 विधायक उनके पास हैं, तो जाहिर सी बात है खुद की एक पार्टी गठन करने के लिए उनके पास एक मौका होगा ही। दूसरी तरफ सीएम पद की दावेदारी के लिए एक बार फिर से वह खुद को आगे कर सकते हैं, दिल्ली की सियासत के लिए उन्हें आगे किया जा सकता है। और जो हमने मुंबई दौरे पर पीएम मोदी के साथ जो उनकी गुफ्तगू देखी थी उसको लेकर यही कहा गया कि पीएम मोदी कहीं ना कहीं अपनी मेहरबानी दिखाएंगे कि सीएम एक बार फिर से उन्हीं को बनाना चाहेंगे महाराष्ट्र में। तो ये बातें निकलकर सामने आई थी। अगर पीएम मोदी की मेहरबानी वाकई में उन पर रहेगी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनाया लेकिन संसदीय बोर्ड में उन्हें शामिल कर लिया, लेकिन उनका साथ नहीं छोड़ा, तो कहीं ना कहीं लगता है कि एकनाथ शिंदे जैसे एक वरिष्ठ नेता का साथ वह छोड़ना नहीं चाहेंगे। इसके बदले कहीं ना कहीं अगर वह मुख्यमंत्री पद उन्हें ना देकर तो कहीं ना कहीं आगे उन्हें किसी और सियासत के लिए एक्टिव जरूर करना चाहेंगे। प्रांशी, अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की उद्धव ठाकरे के लिए और एकनाथ शिंदे के लिए, तो आपको क्या लगता है कि फैसला जो है वो किसके हक में जाता हुआ नजर आ रहा है? किसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला सुना देगा? क्योंकि उद्धव ठाकरे के लिए तो ये बोला कि आप रेजिग्नेशन आपको देना नहीं चाहिए था, अब आप क्यों आप इस मामले में आगे बढ़ रहे हैं, ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई। देखिए मानसी, अभी इस पर कुछ कहा तो नहीं जा सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा है और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का साफ तौर पर यही कहना रहा कि हम सरकार को किस हिसाब से बहाल कर दें, क्योंकि उन्होंने जो रिजाइन दिया था वो अपनी मर्जी से उन्होंने दे दिया फ्लोर टेस्ट से पहले ही। लेकिन कपिल सिब्बल कहते हैं कि बहुमत को देखते हुए चुनाव आयोग को फैसला लेना चाहिए था, तो माफ कीजिएगा, उन्होंने ये कहा कि विधायकों पर जब तक फैसला ना आ जाए तब तक यहाँ पर फैसला नहीं लेना चाहिए था। तो यहाँ पर देखा जाए चुनाव आयोग ने एक तार्किक बयान दिया कि उनका फैसला पूरी तरीके से लॉजिकल था। अब देखा जाए फैसले को सुरक्षित किया गया, देखेंगे कि आखिरकार उद्धव के पक्ष में वाकई में फैसला आता है कि नहीं। लेकिन बड़ी बात यह होगी कि अगर कहीं ना कहीं उद्धव के पक्ष में फैसला आया तो शिंदे के खिलाफ ये फैसला रहा तो सीएम कुर्सी तो जाएगी ही जाएगी और कहीं ना कहीं पार्टी से भी उन्हें हाथ धो बैठना पड़ेगा और कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी ही फिर उनके खिलाफ खड़ी होती हुई नजर आए। ये बिल्कुल ये एक पॉइंट जरूर है, लेकिन एक तरफ हम जनता की भी बात करना चाहेंगे। आपको लगता है कि जनता ने उद्धव ठाकरे को चुन करके सत्ता में लेकर के आई थी जनता, लेकिन अब एकनाथ शिंदे जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद पर हैं अभी, क्या जनता जब वोट होंगे जब चुनाव होंगे तो क्या उनको वोट मिल पाएंगे एकनाथ शिंदे? देखिए दोबारा चुनाव होने की स्थिति तो नहीं चाहता है महाविकास आघाड़ी गठबंधन। शरद पवार साफ तौर पर कह चुके हैं कि उन्हें ये
जंग लड़नी है, लेकिन दोबारा से चुनाव वह नहीं चाहते। अब तो वह महागठबंधन से चुनाव लड़ेंगे 2024 में, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो। तो उनका दावा सीधा सीधा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर पार्टी भी शिंदे से छिनती है तो बीजेपी शायद अपने खेमे में रखकर या तो एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी का गठन करना चाहेंगे, एक नई पार्टी का, और या फिर यहाँ पर बीजेपी में विलय रहकर सीएम पद की दावेदारी के लिए खुद को आगे करेंगे, या फिर देवेंद्र फडणवीस को। यहाँ पर एक सवाल और प्रांशी बनता है कि महाविकास आघाड़ी के आधार पर उद्धव ठाकरे अब आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बाला साहेब ठाकरे ने तो कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन कांग्रेस का साथ कभी नहीं दूंगा। तो इस तरीके की बातें बाला साहेब ठाकरे की तरफ से की गई। अब कांग्रेस का साथ उद्धव ठाकरे ने ले लिया, तो आपको क्या लगता है कि वाकई में इस जो है उद्धव ठाकरे को इस कांग्रेस का समर्थन के बाद फायदा मिलेगा चुनाव में? देखिए, फिलहाल कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक मजबूत दावेदारी पेश कर रही है, तो उस दावेदारी को वह कम करना नहीं चाह रही है। राहुल गांधी एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा 2.0 निकालने की कोशिश में है और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चल ही रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा फायदा मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से जो छोटे छोटे चुनाव हुए हैं उसमें यहाँ पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने जीत बोली है, बीजेपी ने हार का सामना किया है। तो कहीं ना कहीं एक नई रणनीति के साथ वह आगे आएंगे। और उद्धव ठाकरे को वैसे तो राजनीति में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन शिंदे ने जो कुछ किया है मुझे लगता है दिलचस्पी अब जरूर आ गई होगी उनको, क्योंकि वह अपनी एक विरासत को बचाना चाहते हैं। और इसी वजह से उद्धव ठाकरे शरद पवार के साथ मिलकर अलग ही रणनीति बनाएंगे, साथ छोड़ना अब भी नहीं चाहेंगे वह। बिल्कुल। और देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में जिस तरीके की टूट की खबरें सीट शेयरिंग को लेकर के अभी सामने आ रही हैं, वही उद्धव ठाकरे की कहीं ना कहीं मुश्किल जो है वो आसान हो सकती है। आखिरी फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट जब अपना देगा तभी जो स्थिति है वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल इस हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज।